नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस कॉन्टैक्टर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो कॉन्टैक्टर बेसिकली होता क्या है? जैसे कोई भी लैंप होता है ना या कोई भी सर्किट होता है, उसको चालू या बंद करने के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं। वैसे ही जो मोटर्स होती है, बड़ी कैपेसिटी की जो मोटर्स होती है, उसको चालू या बंद करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। जो मोटर्स 15 एम्पीयर के ऊपर करंट लेती है, उसको चालू बंद करने के लिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जो मोटर्स 15 एम्पीयर्स के नीचे करंट लेती है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हम रिले का यूज़ करते हैं। तो आप देखो छोटे रेफ्रिजरेटर होते हैं या फिर छोटे कैपेसिटी के जो एयर कंडीशनर होते हैं, उसमें कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग करंट रिले या वोल्टेज रिले अलग-अलग टाइप के रिले होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब मोटर की जो करंट रेटिंग है बढ़ जाती है, 15 एम्पीयर हो जाती है, तो वहाँ पे आपके रिलेज़ या स्विच वहाँ पे काम नहीं करते, तो वहाँ पे हम लोग को कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो कॉन्टैक्टर की जगह पे और एक चीज़ होती है एमसीबी। एमसीबी से भी हम मोटर को चालू या बंद कर सकते हैं, लेकिन एमसीबी जो होता है दैट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ता है। इसको हम लोग को हाथ से चालू बंद करना पड़ता है। लेकिन कंप्रेसर जो होते हैं उसको हम हर बार मैन्युअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते और इसके लिए हम इसको ऑटो में स्टार्ट करना चाहते हैं और ऑटो में स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे बताया 15 एम्पीयर के ऊपर अगर मोटर का करंट कंजम्पशन है, तो उसको चालू या बंद करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे कॉन्टैक्टर्स। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप कॉन्टैक्टर देख सकते हैं और कॉन्टैक्टर के पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कॉन्टैक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो L1, L2, L3 पॉइंट है। तो यहाँ से हम पावर इनपुट देते हैं। नॉर्मली अगर 3 फेज सप्लाई है तो R, Y, B जो है यहाँ से हम देंगे। फिर आप देख सकते हो नीचे जो है T1, T2, T3 है। ओके, ये T1, T2, T3 कहाँ पे चले जाते हैं? ये मोटर के टर्मिनल से। 3 फेज की मोटर है ना, जैसे कि नॉर्मली कंप्रेसर है 3 फेज का, तो कंप्रेसर की जो टर्मिनल्स है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया इनपुट पावर, यहाँ पे हो गया कॉन्टैक्टर का आउटपुट हो गया। फिर ये जो यहाँ पे है इसको हम फिक्स कॉन्टैक्ट कहते हैं। ओके, या फिर इसको स्टेशनरी कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। स्टेशनरी कॉन्टैक्ट एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, जैसे L1, L2, L3 है या T1, T2, T3 है। दीज आर द स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स। और मूवेबल कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे होते हैं। ये जो व्हाइट कलर के है जिसके पीछे स्प्रिंग लगी है, दीज आर मूवेबल कॉन्टैक्ट्स। ओके, तो फिक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं या स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसमें, और मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। देन स्प्रिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक होती है मैग्नेटिक कॉइल होती है यहाँ पे, जिसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो इनिशियली तो क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट्स है ओपन कंडीशन में होंगे, जैसे मैंने डायग्राम में बताया वैसे ओपन कंडीशन में होंगे। इसमें दो सर्किट्स होती है, एक पावर सर्किट होती है। पावर सर्किट मतलब मोटर को जो मेन पावर जाती है आर बाई बी के थ्रू, वो यहाँ से चली जाती है, यहाँ पे आर बाई बी। तो ये पावर सर्किट हो गई, यहाँ पे 3 फेज का सप्लाई आता है। और इसको चालू या बंद करने के लिए एक होता है कंट्रोल सर्किट। ओके, तो कंट्रोल सर्किट जो है यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ये जो A1, A2 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे क्या होता है आपका कंट्रोल सर्किट कनेक्टेड होता है। तो ये जो है एक कॉइल है और कंट्रोल सर्किट के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, पावर सप्लाई दिया जाता है। तो कंट्रोल सर्किट के द्वारा जब इसको पावर सप्लाई देते हैं, तो ये पावर सप्लाई कुछ भी हो सकता है, 230 वोल्ट हो सकता है या 24 वोल्ट हो सकता है, 110 वोल्ट हो सकता है। ओके, तो जब हम इसको पावर देंगे, तो पावर देने के बाद में इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है या मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। और इस मैग्नेट के कारण क्या होता है, ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, व्हाइट कलर के जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, ये इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको पुल करेगा, इसको खींचेगा। और खींचने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट्स है, मतलब ये जो L1 T1, L2 T2, L3 T3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जो पावर सप्लाई L1, L2, L3 में थी, यही पावर सप्लाई क्या हो जाएगी, T1, T2, T3 में चली आएगी। और इस तरीके से जब हम कंट्रोल सर्किट को पावर देते हैं, तो कंट्रोल सर्किट को पावर देने के बाद में ये जो है यहाँ पे मैग्नेट क्रिएट होता है, और इस मैग्नेट की वजह से ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं, और मूवेबल कॉन्टैक्ट के अट्रैक्ट होने के बाद में ये जो पावर है ये पावर मोटर को चली जाती है। तो इस तरीके से मोटर जो है स्टार्ट हो जाती है। ओके, जब भी हम इस कंट्रोल सर्किट को ऑफ कर देते हैं, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना A1, A2, इसका पावर सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं, तो पावर सप्लाई को कट ऑफ करने के बाद में ये जो कॉइल है, इस कॉइल का पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं होता। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जब प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या करती है, इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेती है, जिससे कि एक कॉन्टैक्ट जो पहले क्लोज हुए थे अब ओपन हो जाते हैं। और फिर ये जो पावर है ये पावर मोटर को नहीं जाती, और इस तरीके से ये जो मोटर है स्टॉप हो जाती है। अब हम देखेंगे हमारे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। नॉर्मली जो इंडोर यूनिट होता है वो इंडोर यूनिट सिंगल फेज पे काम करता है, और यहाँ पे इंडोर यूनिट से अलग अलग वोल्टेज का जो सप्लाई है वो इस मैग्नेटिक कॉइल को या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम दे सकते हैं। ये सप्लाई कुछ भी हो सकता है, 440 वोल्ट भी हो सकता है, 230 वोल्ट एसी भी हो सकता है, या फिर 110 वोल्ट एसी भी हो सकता है, या फिर 24 वोल्ट एसी हो सकता है, या 24 वोल्ट डीसी भी हो सकता है। ओके, इस सर्किट के ऊपर डिपेंड है और इस कॉइल के ऊपर डिपेंड है, जो हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट
यहाँ पे पावर सप्लाई आता है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल सर्किट। ओके, तो जब हम इंडोर यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो 3 मिनट तक कोई पावर सप्लाई आगे नहीं बढ़ता। 3 मिनट का टाइम डिले होता है और आफ्टर 3 मिनट्स ये जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज किसको अप्लाई होगा, ये जो मैग्नेटिक कॉइल है, ओके, इस मैग्नेटिक कॉइल को वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने के बाद में ये जो 3 फेज का सप्लाई जो आता है ना, आउटडोर यूनिट में मोस्ट ऑफ आता है। डिफरेंट डिफरेंट वायरिंग हो सकती है, डायरेक्ट आउटडोर यूनिट में 3 फेज का सप्लाई आ सकता है या इंडोर यूनिट के थ्रू भी जा सकता है। तो यहाँ पे इस केस में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आउटडोर यूनिट में 3 फेज का सप्लाई आ रहा है, इंडोर यूनिट में सिंगल फेज पावर सप्लाई जा रहा है। तो जैसे ही हम इंडोर यूनिट को ऑन करते हैं तो इंडोर यूनिट से पर्टिकुलर जो भी वोल्टेज होगा वो अप्लाई होगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को और उसके थ्रू मिलेगा मैग्नेटिक कॉइल को। और मैग्नेटिक कॉइल जो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और ये जो कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट्स है उसको अट्रैक्ट करेगी, जिससे कि मूवेबल कॉन्टैक्ट्स इस कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर देगा और ये पावर सर्किट जो है ऑपरेट हो जाएगा। और ये जो RYB 3 फेज का पावर सप्लाई है एक कंप्रेसर मोटर को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग यूनिट में आपका 3 फेज का कंप्रेसर स्टार्ट होता है। जब हम इंडोर यूनिट को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से इंडोर यूनिट से आने वाला जो पावर सप्लाई है मैग्नेटिक कॉइल को वो भी ऑफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अट्रैक्ट करती है इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को और तोड़ देती है। ये जो कॉन्टैक्ट्स है इसको जो क्लोज थे इसको ओपन कर देती है और जिसके कारण मोटर का जो पावर सप्लाई है 3 फेज का वो स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।